555। नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। देश को मिली पहली रैपिड ट्रेन की सौगात। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का शुभारंभ। पीएम ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, दिखाकर किया रवाना। बेंगलुरु मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे के 2 खंड भी राष्ट्र को किए समर्पित। प्रधानमंत्री ने आरआरटीएस ट्रेन में की सवारी, बच्चों से किया संवाद। नमो भारत ट्रेन को बताया देश के आशाजनक भविष्य की झलक। कहा नए भारत की नई यात्रा नए संकल्पों को कर रही है परिभाषित। राजनयिकों की संख्या के मामले में भारत का कनाडा को सख्त जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा राजदूतों को हटाना नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन। आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप का लगाया आरोप। बढ़ती जा रही है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें। रिश्वत लेकर सवाल पूछने से जुड़े मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल नहीं मिली राहत। भाजपा ने बोला हमला, पार्टी ने महुआ से बनाई दूरी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। ईडी की कार्रवाई को लेकर ट्रायल कोर्ट के फैसले को बताया दुरुस्त। कोर्ट ने कहा कानून सभी के लिए बराबर। मिजोरम और छत्तीसगढ़ के पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए पूरा हुआ नामांकन। 5 राज्यों में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। मध्य प्रदेश में बिखरा विपक्षी कुनबा। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप, कांग्रेस का पलटवार। इजराइल हमास संघर्ष का 14वां दिन। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा गाजा सहायता पर प्रतिबंधों पर स्पष्टता की जरूरत। इजराइल ने कहा हमास को निस्तनाबूद करने के बाद गाजा पर नियंत्रण की नहीं है कोई योजना। और डेविड वार्नर और मिचेल मार्श की आतिशी पारी में उड़ी पाकिस्तानी टीम। ऑस्ट्रेलिया ने रखा 368 रनों का लक्ष्य। वार्नर और मार्श ने खेली शतकीय पारी। दोनों टीमों के लिए जीत रहेगी अहम। ताजा अपडेट के साथ भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में जो प्रत्याशियों की सूची है उसको फाइनल करने के लिए ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम लोग, भाजपा से जुड़े जो तमाम लोग हैं वो तमाम लोग, बड़े वरिष्ठ लोग इसमें मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, और साथ साथ तमाम और भी, राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री। तो तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं और मुद्दा ये कि जिन जिन राज्यों में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं उन राज्यों में जो अब सीटें बाकी हैं उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को फाइनल आज किया जा रहा है इस बैठक के जरिए। और 21वीं सदी में आधुनिक परिवहन की जो सुविधा है उसकी दिशा में देश की पहली नमो भारत ट्रेन का आज शुभारंभ हुआ। दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल का खंड 30,000
करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसके बनने के बाद दिल्ली से मेरठ की जो दूरी है वो सिर्फ 1 घंटे की रह जाएगी। आज इसके पहले खंड का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में नए सामर्थ्य के साथ सिर्फ नई शुरुआत ही नहीं बल्कि नई सिद्धि भी हासिल कर रहा है। जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है और ये भी बहुत विशेष है कि इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। दिल्ली और मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। रफ्तार नई, तकनीक नई और नया है पूरा सिस्टम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पहली बार एक ऐसी ट्रेन पटरी पर दौड़ी जो नए भारत की शान और नई पहचान बनेगी। नमो भारत ट्रेन की खासियत देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुश नजर आए। उन्होंने कहा भी कि देश को एक ऐसी सुविधा मिली है जो सभी को आनंदित करने वाली होगी। मैंने तो बचपन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताया है और आज रेलवे का ये नया रूप मुझे सबसे ज्यादा आनंदित करता है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर लंबे इस खंड का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। इस पर दौड़ी ट्रेन अत्याधुनिक सिस्टम की पहली शुरुआत है और देश के 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य की झलक भी। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। पूरी तरह से आत्मनिर्भर तकनीक, रैपिडेक्स कनेक्ट मोबाइल टिकट ऐप से लेकर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर तक सब कुछ मेड इन इंडिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 9 साल में देश ने आधुनिक, सुरक्षित और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ ही ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन पर भी खूब प्रगति की है। इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है और न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत है। मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत ऐसी शुरुआत हैं जो देश की रेल की तस्वीर को बदल रही हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये सभी प्रयास देश के युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे हैं। बदलते हुए भारत में ये बहुत जरूरी है कि सभी देशवासियों का जीवन स्तर सुधरे, क्वालिटी ऑफ लाइफ और अच्छी हो, लोग अच्छी हवा में सांस लें, कूड़े करकट के ढेर हटें, यातायात के अच्छे साधन हो, पढ़ाई के लिए अच्छे शिक्षा संस्थान हो, इलाज की बेहतर व्यवस्था हो, इन सब पर
आज भारत सरकार विशेष जोर दे रही है। प्रधानमंत्री ने देश के हर एक नागरिक को ही अपना परिवार बताया। देश के कर्मचारी हों या किसान, युवा हों या महिलाएं, सभी के लिए मौजूदा सरकार प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। उसी दिशा में देश का बनता आधुनिक इंफ्रा भी एक बड़ी पहल है। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, और देश के आम नागरिक को, हमें और आपको इससे क्या कुछ फायदा मिलने वाला है। इस रिपोर्ट को देखते हैं। RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शहरी क्षेत्रों में रेल पारगमन की एक प्रणाली है जो जमीन के नीचे, ऊपर या जमीन पर अपेक्षाकृत उच्च गति से परिचालित होती है। इस प्रोजेक्ट को गति मिली 8 मार्च 2019 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में इसका शिलान्यास किया, और अब दिल्ली मेरठ रूट IRTS कॉरिडोर का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 30,000 करोड़ रुपए है। रैपिड एक्स ट्रेन में एक बार में 1,700 लोग सफर कर सकेंगे। इस रूट पर कुल 30 ट्रेनें चलेंगी, जिनमें 10 ट्रेनें साहिबाबाद दुहाई के बीच चलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली को 150 किलोमीटर दूर के कस्बों और शहरों से जोड़ने के लिए RRTS की अवधारणा को साकार कर रहे हैं। ये अग्रणी पहल भारत में पहली बार शुरू की जा रही है। इन ट्रेनों के परिचालन से न केवल लोगों की यात्रा सुगम होगी, बल्कि पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। NCRTC के अनुसार 2025 में रैपिड एक्स ट्रेनों से रोजाना करीब 8 लाख लोग सफर करने लगेंगे। ये भी अनुमान है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सशक्त माध्यम मिलने से इस मार्ग पर करीब 1 लाख वाहन कम हो जाएंगे, जिससे वायु प्रदूषण भी काफी कम होगा। यही नहीं, निजी वाहन से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों को पेट्रोल और महंगे टोल शुल्क से भी जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त शुल्क से निजात मिलेगी। रैपिड एक्स रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर शुरू होने के बाद ये सफर रोजाना महज 55 मिनट का रह जाएगा, जिसे तय करने में अभी 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। दरअसल रैपिड एक्स रेल देशवासियों को कनेक्ट करने की पीएम मोदी की व्यापक सोच का हिस्सा है, जिसके तहत आम लोगों को रेल, हवाई सेवा, सड़क, इंटरनेट जैसे सेवाओं में विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन को देश को समर्पित किया। अब ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस ट्रैक पर दौड़ेगी। फिलहाल ये साहिबाबाद से लेकर दुहाई के बीच दौड़ने वाली है, लेकिन जब इसका कार्य पूरा हो जाएगा तो ये दिल्ली से लेकर मेरठ तक दौड़ेगी। कैमरामैन प्रमोद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, गाजियाबाद। तो ये जो RRTS सिस्टम है, और इससे कहीं ना कहीं जो अर्बन मोबिलिटी है, जो शहरी क्रियाशीलता है, उसमें, परिवहन में आमूलचूल परिवर्तन इससे होता है। और न सिर्फ ये, बल्कि इससे पहले भी हम आपको भी बताएंगे वीडियो वॉल के जरिए कि किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने जो शहरी परिवहन है उसको नई रफ्तार देने की कोशिश की है। हम आपको वो कुछ पॉइंटर्स दिखाना चाहते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, और वीडियो वॉल के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि 25 मार्च 2023 का दिन, इसी साल 25 मार्च का दिन, जब प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु मेट्रो की कुडुगोडी से कृष्णराजपुरम मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया था। हम ये बता रहे हैं कि शहरी विकास में और शहरी परिवहन में किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार लगातार काम कर रही है, उसकी ये झलक। और लगभग 4,250 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई थी, और कहा जा रहा है कि इससे बेंगलुरु की जो गतिशीलता है उसमें काफी आसानी हुई, उसकी आसानी बढ़ गई, और यातायात, खासकर जो सड़क पे जो भीड़ थी उसमें काफी कमी दर्ज की गई। ये एक एग्जाम्पल। इसके बाद दूसरे पॉइंटर्स पर चलते हैं। 30 सितंबर 2022 की तारीख, अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद, वहां मेट्रो रेल परियोजना को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। तो एक एक करके तमाम बड़े शहर और वहां पे अर्बन ट्रांसपोर्ट को लेकर ये सारी चीजें वहां पे हो रही हैं। पुणे, महाराष्ट्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर, 6 मार्च 2022 की तारीख, पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। ये पुणे को काफी बेहतर बनाने की दिशा में, और ये कहा जा रहा है, ये डेटा काफी महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक परिवहन में वहां जो मेट्रो की शुरुआत हुई उससे 12% की हिस्सेदारी वो अपने पास रखता है। तो 12% की जो भीड़ सड़कों पे देखी जा रही थी वो अब शिफ्ट हो गई मेट्रो की तरफ, उससे काफी यातायात पर असर पड़ा। अब आ जाइए 28 दिसंबर 2021 की तारीख, उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर और कानपुर को भी मेट्रो रेल परियोजना का उनकी सौगात मिली पीएम की तरफ से, और परियोजना की जो लागत है वो 11,000 करोड़ रुपए से भी
अधिक की लागत से ये इस पूरे योजना को तैयार किया गया। उसके बाद 14 फरवरी 2021 की तारीख चेन्नई, हम जानते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज, उसमें भी मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया गया। ये कुछ अहम वो शहर जहां की बीते सालों में अर्बन ट्रांसपोर्ट और अर्बन मोबिलिटी के हिसाब से प्रधानमंत्री ने वहां पे बहुत सारे काम किए हैं। 7 दिसंबर 2020 की तारीख उत्तर प्रदेश का एक और शहर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और इससे कहा यह जा रहा है कि आगरा शहर की जो 26 लाख की आबादी है उसको लाभ होगा इन मेट्रो से, और 60 लाख से भी अधिक पर्यटकों को, जो कि आगरा हम जानते हैं कि वहां पे ताज नगरी के तौर पर ताजमहल वहां पे है, बहुत से पर्यटक वहां पे जाते हैं, उनको भी काफी सुविधा होगी। तो ये कुछ अहम बातें जो कि ये तो आरआरटीएस आज आपने देखा, लेकिन इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बीते सालों में देश के अलग अलग जो शहर हैं वहां पे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को, अर्बन मोबिलिटी को और भी दुरुस्त करने की दिशा में प्रधानमंत्री ने किस तरह से वहां पे काम किए हैं। और आज इसी विषय पर हम आज चर्चा भी करने वाले हैं कि नमो भारत ट्रेन शहरी परिवहन को जो नई रफ्तार मिल रही है, इसके क्या कुछ मायने हैं और किस तरह से आने वाले दिनों में भारत के जो शहर हैं वो इससे प्रभावित होंगे, वहां की आबादी प्रभावित होगी। ये तमाम चीजें हम आज इस विशेष में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपका उनसे तारुफ करवाएं, लेकिन जो विशेष हमारा है वो नमो भारत ट्रेन शहरी परिवहन को, अर्बन मोबिलिटी को एक नई रफ्तार मिल रही है। और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मनोज जोशी जी हैं, जो कि सचिव हैं केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय में। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मनोज जी, सबसे पहले मैं इसी बात पे आऊंगा कि ये तो आरआरटीएस को आज लोगों ने देखा, इसको महसूस किया, प्रधानमंत्री ने भी उस पर सवारी की, लेकिन 2017 में मनोज जी ग्रीन अर्बन मोबिलिटी योजना का अनावरण किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, और उसमें मकसद कहीं ना कहीं ये था कि जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैसेस हैं उनमें कमी लाना, साथ साथ जो सड़कों पे जो यातायात का जो कंजेशन है उसको कम करके ग्रीन मोबिलिटी की तरफ आगे ले जाना। उस दिशा में आज की ये पहल को आप कैसे देखते हैं? शहरी क्षेत्रों में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे भारत सरकार का बहुत जोर रहा है, और इसी संदर्भ में सभी बड़े शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं, इम्प्लीमेंट किए गए हैं। एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली मेरठ, दिल्ली से शाहजहांपुर जयपुर के रास्ते में, और दिल्ली पानीपत, ये 3 आरआरटीएस का भी दौरा का प्रपोजल है। और दिल्ली ही में नहीं, ऐसे मुंबई और दूसरे शहरों में भी नमो भारत जैसी ट्रेन अगर हम चला पाते हैं आगे के सालों में, इससे अर्बन ट्रांसपोर्ट में खास तौर पे जो 100 किलोमीटर के अंदर के जो शहर हैं अर्बन एग्लोमरेशन में, उनमें ट्रांसपोर्ट में बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर, इसमें क्या हो रहा है कि जो कोर सिटी है वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, घर बहुत महंगे हो गए हैं। तो ये आरआरटीएस जैसे सिस्टम से थोड़ा डिस्पर्सल हो पाएगा और लोग सस्ते घरों में रह पाएंगे और काम के लिए शहरों के केंद्रों में जा पाएंगे। इससे उन पूरे अर्बन एग्लोमरेशन रीजन में की इकोनॉमी बदलेगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बदलेगा, और साथ में ही ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट भी कम होगा। मनोज जी, आंकड़ों के जरिए मुझे लगता है कि पूछना ज़्यादा बेहतर होगा। आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि सर, वैश्विक जो पूरा परिवहन क्षेत्र है उसमें अगर CO2 उत्सर्जन की बात की जाए तो वो लगभग 24% हिस्सा जो है उस पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है, 24% हिस्सा जो सड़क परिवहन है वो उसमें उसका योगदान करता है। भारत की भी बात की जाए तो भारत में भी अच्छा खासा, चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे भी एमिशन हो रहा है, लेकिन जिस तरह से भारत ने कहा कि 2070 तक हम जीरो कार्बन एमिशन वाले कंट्री के तौर पर अपने आप को देखना चाहते हैं, उस दिशा में आज के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि आरआरटीएस नमो भारत ट्रेन जो हम दिल्ली में चला पा रहे हैं, इससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत कम होगा। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और कैबिनेट ने
एक 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस की स्कीम जो देश के 150 से ज़्यादा शहरों में इम्प्लीमेंट होगी, उसका भी अनुमोदन किया था और उसके हमारे पास करीब 4-4,500 बसों के प्रपोजल आ गए हैं और हम नेक्स्ट उसका भी टेंडर फ्लोट करने जा रहे हैं। तो सिर्फ RRTS, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस, इन सब से हमारी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन काफ़ी कम होगा। ये जो सर हाइब्रिड ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है, जिसमें कि चाहे वो बस की बात हो या फिर मेट्रो की बात हो या फिर जो EV गाड़ियां हैं उनकी बात हो, ये कहीं ना कहीं चूंकि भारत एक विकासशील देश है और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होना अब लाजमी है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि सर जो रूरल एरिया से जो लोग हैं, जो माइग्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शहरों का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उस पर भी लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस तरह की सुविधाएं लोगों के लिहाज से, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? ये सुविधाएं अब एक अनिवार्य सुविधा बन गई है हमारे देश में, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस या पोल्यूशन कम करना बहुत ज़रूरी है। लोगों के मूवमेंट की स्पीड बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जो शहर हैं, ये हमारी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन्स हैं। इन ग्रोथ इंजन्स की प्रोडक्टिविटी हम जितनी बढ़ा सकेंगे, वहाँ ईज ऑफ लिविंग जितनी बढ़ा सकेंगे, हमारे देश की इकोनॉमी उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ेगी। ये प्रोजेक्ट महंगे हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, पर जनता को बेनिफिट भी उसी लेवल का मिलता है। देश में पहली बार इस लेवल की ट्रेन अर्बन एरिया में हमारे देश में हुई है। और आज हम जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के साथ, तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही थी। हम लोग खड़े थे, प्रधानमंत्री जी भी बच्चों के साथ खड़े हुए थे और हैंडल वगैरह पकड़ना भी नहीं पड़ रहा था, ट्रेन की इतनी स्मूथ राइड थी। तो ये जो एक्सपीरियंस जनता को मिलेगा अब कल से, ये पहले हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने कहा भी कि इससे काफ़ी रोजगार के भी अवसर मिलेंगे, खासकर जो हमारी बेटियां हैं उन्हें काफ़ी इनमें अवसर मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल मनोज जी ये भी है कि जो चूंकि हम जानते हैं कि ये मेट्रो की जो पूरी कहानी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और मोबिलिटी, इसमें जो हमारा जो सर EV उद्योग है, EV इंडस्ट्री है, उसमें तमाम चीज़ें, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं। ऐसे में जबकि सरकार लगातार इस पर फोकस कर रही है, इसका फ्यूचर, इसका भविष्य आप कैसे देखते हैं भारत में? भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और इसमें हमारे अर्बन एरियाज में करीब 80 करोड़ लोग रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इसके साथ ही भारत सरकार ने PLI स्कीम में इलेक्ट्रिक बैटरीज और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने के लिए काफ़ी सपोर्ट दिया है इंडस्ट्री को। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इतनी भारी डिमांड के साथ और सरकार के सपोर्ट के साथ हमारी बैटरी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक मोटर इंडस्ट्री और उसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होगा। इसमें सर निवेश के एस्पेक्ट को आप कैसे देखते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो? प्रोडक्शन जो चाहे हमारी नमो भारत ट्रेन हो, मेट्रो हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इसमें इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ता जा रहा है। अभी भी सारी ट्रेन्स भारत में ही बन रही हैं। अब इसके पार्ट्स भी एक एक करके भारत में बन रहे हैं। जैसे अभी तक हम जो आज प्रधानमंत्री जी ने एक साथ में और इनॉग्रेट किया कि जो डोर्स होते हैं रेलवे स्टेशन पे नमो भारत ट्रेन में, अब वो भारत में पहली बार बने हैं। अभी तक सारे इंपोर्ट होते थे। ट्रेन तो पूरी भारत में बनती ही है। इसके साथ ही पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब भारत में बन रहा है। तो इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत फायदा हो रहा है कि लार्ज ऑर्डर्स उनको मिल पा रहे हैं। और इलेक्ट्रिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें दिन ब दिन परिवर्तन आ रहा है, बहुत रिसर्च हो रही है। इसमें भारत में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ डोमेस्टिकली सारी बन सके और हमें कम से कम इंपोर्ट करना पड़े। तो ये एक इंडियन इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन मोबिलिटी, इसका जो मिला जुला कार्य है, इसमें भारत आगे प्रगति की राह पे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। और सर मनोज जी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप यकीन मानिए कि इस दशक के अंत तक, यानी 2029-30 तक, खासकर जो रेल का जो पूरा स्पेक्ट्रम है वो बहुत ही आपको चेंज, उसमें बदलाव आपको देखने मिलेगा। क्या कुछ हिंट्स और क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं? रेल के सेक्टर में
अभी तक हमने देखा है कि भारत में चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो या दूसरी ट्रेन्स हो, काफी आ रही हैं और इंटरसिटी स्पीड बढ़ रही है। पर किसी भी बड़े शहर में आप देखें कि शहर से 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूर तक, चाहे वो सड़क से जाए चाहे हम रेल से जाए, बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है। इवन इंडियन रेल्स में दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में पहले 30 किलोमीटर तक में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट RRTS में है, ऐसे ही रेलवेज में भी जो सिटी वाला पोर्शन है उसमें जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारा इंटरसिटी मूवमेंट विद इन NCR रीजन या बॉम्बे रीजन वो काफ़ी बढ़ेगा। तो उससे डिस्पर्सल, रीजनल डिस्पर्सल जो होगा, रेलवे रीजनल डिस्पर्सल में बहुत बड़ा योगदान प्ले करेगा। बिल्कुल, तो जो रीजनल डिस्पर्सल है उसमें आने वाले दिनों में रेलवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे दर्शकों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन, तिनक दिन, दिन तिनक दिन, तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के राजनयिकों की अधिक संख्या और भारत के अंदरूनी मामलों में उनके लगातार हस्तक्षेप को देखते हुए दोनों देशों के बीच राजनयिकों की संख्या में समानता होने की बात कही है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत इस संबंध में कार्यान्वयन के बारे में पिछले 1 महीने से कनाडा के साथ संपर्क में है। मंत्रालय का कहना है कि राजनयिकों की संख्या में समानता लागू करने में भारत की कार्रवाई राजनयिक संबंधों के बारे में वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 11 के भाग 1 के अनुरूप है। भारत ने यह भी कहा है कि यह समानता लागू करने की कोशिश में भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं किया है। भारत ने कड़े शब्दों में कहा है कि नियमों के मुताबिक उठाए गए हमारे कदम को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में प्रचारित करने के किसी भी प्रयास को हम अस्वीकार करते हैं। इजरायल और हमास के संघर्ष का आज 14वां दिन है। संघर्ष के कारण स्थिति हर रोज खराब होती जा रही है और इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह। इजरायल और हमास में चल रही जंग का 14वां दिन है और स्थिति दिन बर दिन खराब होती जा रही है। बृहस्पतिवार की रात को इजरायल ने गाजा पट्टी पर फायरिंग की और उस आर्टिलरी फायर की, एरियल बॉम्बिंग की। अगर हमास की माने तो वहां
बच्चों की मौत हुई है और एडल्ट्स की मौत हुई है। इनफैक्ट खबर ये आ रही है कि पॉलिट ब्यूरो की सीनियर नेता हमास की जमीला शांति को मार दिया गया है। वहीं हमास रिटेलिएशन में लगातार रॉकेट्स दाग रहा है इजराइल के अलग अलग शहरों में। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ है, हालांकि इनकी आयरन डोम ने काफी रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज भी किया है। वहीं जंग वेस्ट बैंक भी पहुंच गई। अगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो वहां पर वेस्ट बैंक में एक रिफ्यूजी कैंप पे अटैक किया गया, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। नूर शम्स एक रिफ्यूजी कैंप है जो इजराइल के बॉर्डर के पास है। वहीं लेबनान के साथ इजराइल का लगता बॉर्डर भी गर्माता जा रहा है। इजराइल की फौज ने सारे गांव 5 किलोमीटर तक लेबनान की टेरिटरी के साथ खाली करवा लिए हैं। वहां लगातार हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बीच में झड़पें चल रही हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो जंग और भयानक हो जाएगी। यहाँ के इजराइल के इकोनॉमी मिनिस्टर ने कहा है कि इजरायली फोर्सेस को ऑथराइज कर दिया गया है गाजा के अंदर जाने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो सिविलियन डेथ काउंट और बढ़ेगा और ये जंग और बदतर हो जाएगी। जब उनसे पूछा गया इकोनॉमी मिनिस्टर इजराइल से कि वहां हमास ने टनल्स बना रखी हैं, इजरायली आर्मी उसके साथ कैसे डील करेगी, तो उनका कहना था कि उन सुरंगों को कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, टेल अवीव। तो लगातार स्थितियां अभी भी वहां गंभीर बनी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह ने फलस्तीन के वेस्ट बैंक की स्थिति का भी जायजा लिया। इस रिपोर्ट को देखते हैं। इजराइल की गाजा पर बॉम्बिंग लगातार जारी है, पर सिर्फ गाजा ही नहीं, इजराइल ने वेस्ट बैंक पर भी बॉम्बिंग शुरू की है। नूर शम्स करके एक रिफ्यूजी कैंप था वेस्ट बैंक पर, जहां इजराइल ने आज बॉम्बिंग की, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और 5 बच्चे भी उसमें उनकी मौत हुई। मैं इस वक्त वेस्ट बैंक में हूं। यहाँ का अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं कि आपको नजारा दिखाएं, आपको यहाँ की जो अकरेंस है वो दिखाएं। लोगों में काफी गुस्सा है। लोग जुम्मे की नमाज के बाद सड़कों पर उतर आए हैं और यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ इनफैक्ट थोड़ी देर पहले फायरिंग भी हुई, जहां पर लोगों ने जो विरोध कर रहे हैं कि इनका सवाल यह है कि अगर इजराइल ये कहता है कि वो सिर्फ हमास को मार रहा है तो क्यों फिर वेस्ट बैंक पर, जहां पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी कैंप है, वहां क्यों अटैक किया। तो दोनों साइड्स पे, इजराइल में भी और फलस्तीन में भी, लोगों का गुस्सा अरूज पे है और जो बदले की भावना है वो भी अरूज पे है। इस पूरी जंग की जो मानवीय कीमत अदा करनी पड़ती है वो आपको साफ दोनों साइड मैंने दिखाया, पहले टेल अवीव से और अब मैं आपको वेस्ट बैंक का नजारा दिखा रहा हूं। लोगों का गुस्सा, इस मानवीय कॉस्ट जो लोग दे रहे हैं वो क्लियरली दोनों तरफ है और ये जंग कहीं रुकने का अभी नाम नहीं ले रही। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, भीड़ शहर, वेस्ट बैंक। ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। बढ़ेंगे आगे, यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बिजनेसमैन हीरानंदानी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप के मामले में विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट में सांसद महुआ मोइत्रा मामले की सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई के स्थगित होने का मतलब ये हुआ कि यथास्थिति बनी रहेगी, यानी कि मीडिया और सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी खबरें चलाने पर रोक नहीं है। उधर 26 अक्टूबर को संसदीय आचार समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी पक्षों को सुना जाएगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा में सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली थी और अपने कामों से हीरानंदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया है। महुआ ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, वकील जय अनंत देहदराई और कई मीडिया संगठनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई को 31 अक्टूबर तक टाल दी है, यानी मीडिया और सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी खबरें चलाने पर रोक नहीं है। इन सब के बीच महुआ के वकील गोपाल शंकर नारायण ने अपना नाम वापस ले लिया है। दरअसल वकील जय अनंत देहदराई ने आरोप लगाया कि गोपाल शंकर ने उन्हें फोन कर कहा कि एक अन्य कुत्ता चोरी मामले में अगर सीबीआई केस वापस ले लें तो कुत्ते को वापस दिला देंगे। अदालत के सवाल पूछने के बाद गोपाल शंकर नारायण ने अपना नाम वापस ले लिया। I had reached out to him yesterday, that is correct, and had asked him, look, is there any way of exploring a settlement? That's all that the conversation was about. Jay had said he'd get back to me. He didn't get back to me. Today when I appeared, Jay personally said he had an objection to me appearing. I immediately withdrew. वहीं व्यापारी दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में पूरी तरह से महुआ मोइत्रा को एक्सपोज कर दिया है। हलफनामे में उन्होंने स्वीकार किया कि अडानी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार से सवाल पूछने के लिए महुआ की संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया था। साथ ही महुआ मोइत्रा ने महंगे उपहारों की मांग की। महुआ बहुत ही महत्वाकांक्षी थी, वो राष्ट्रीय स्तर पर जल्द अपना नाम बनाना चाहती थी। ऐसे में महुआ को लगा कि पीएम मोदी पर गौतम अडानी से जुड़े आरोप लगाए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों समकालीन हैं और दोनों गुजरात से हैं। हालांकि महुआ इन आरोपों को खारिज करती हैं। ऐसे गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद भाजपा महुआ मोइत्रा पर हमलावर है। एक प्रकार से सबजुड़ी से लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने है, सारा विषय सामने आना चाहिए, क्योंकि संसदीय प्रणाली में घूसखोरी की कोई स्थान नहीं है। This allegation is very serious allegation. It's the shameful that she is elected from Bengal. Seriously condemn this type of unethical practices by the TMC. महुआ मोइत्रा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के खिलाफ टारगेटेड कैंपेन चलाने के लिए सुचिता दलाल, पल्लवी शराफ, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका FT, NYT, राहुल गांधी, पिनाकी मिश्रा के साथ मिली भगत का भी आरोप लग रहा है। हालांकि सुचिता दलाल महुआ के साथ अपने संबंधों से इनकार करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों के बीच बातचीत के वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट पोल खोलने के लिए काफी हैं। हाल ही में भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर टीएमसी सांसद के खिलाफ जांच समिति गठन कर और उन्हें सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की थी। दिलचस्प बात यह है कि पूरे मामले में टीएमसी अपनी ही सांसद महुआ मोइत्रा से दूरी बनाते हुए किसी भी तरह के बयान देने से बचती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन में बिखराव नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा है कि दिल्ली में दोस्ती, राज्यों में कुश्ती। इस बीच मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उठापटक का दौर भी जारी है। भाजपा के खिलाफ बना विपक्ष का गठबंधन INDIA लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के चुनाव में ही
धराशायी होता नजर आ रहा है। पेच मध्य प्रदेश में फंसा, जहां गठबंधन के दो दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। बात विश्वासघात तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव का दावा है कि गठबंधन के तहत 6 सीटें देने का वादा किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारकर गठबंधन धर्म को तार तार कर दिया है। हालांकि कांग्रेस इसे सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर रही है, तो वहीं भाजपा को चुनावी मौसम में तंज कसने का एक और मौका मिल गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की, तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। जब चुनाव होता है तो टिकटों पर आपसी खींचतान बहुत स्वाभाविक चीजें हैं। मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन परिवार के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट सदस्य हैं अखिलेश जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग उनसे टच में हैं। जैसे बाढ़ आती है ना, बाढ़, और बाढ़ का पानी घुसता है तो एक ही पेड़ पे आदमी भी चढ़ जाता है, बंदर भी चढ़ जाता है, सांप भी एक डाल से लिपट जाता है, बिच्छू, चीटे, चिटी, पता नहीं कितने जीव जंतु इकट्ठे हो जाते कि नहीं, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी दिख रहा, मर जाएंगे। ये जितने विरोधी दल वाले थे, इनने गठबंधन बना दिया, इंडी गठबंधन, और सब इकट्ठे हो गए। लेकिन इनका गठबंधन बनने के पहले ही टूट गया। अभी सपा के अखिलेश यादव कह रहे थे कि कांग्रेसियों ने धोखा दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से ही टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं की बगावत का सिलसिला भी जारी है। ताजा मामला कांग्रेस नेता भानु ठाकुर का है, जिन्होंने दतिया के भांडेर से टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे की चुटकी ले रहे हैं। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, बहुत उठा है, और जितनी संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में कई विपक्षी दलों ने एक साथ आकर INDIA गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन विधानसभा चुनावों में यही पार्टियां एक दूसरे का पत्ता काटने में लगी हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ऐसे में विपक्षी एकता पर सवाल उठना लाजिमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहां रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मनसुख मांडविया ने भाजपा के लिए प्रचार किया, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान के दौसा में चुनावी रैली को संबोधित किया। वहीं तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। वहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बीआरएस नेता के कविता ने अपने अपने दलों के लिए वोट मांगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों के लिए नामांकन के अंतिम दिन विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बघेल सरकार को कांग्रेस का एटीएम कहा और राज्य के संसाधनों की खुली लूट का भी आरोप लगाया। उन्होंने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दंतेवाड़ा में कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। हालांकि बस्तर में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने लोगों का विश्वास जीता है। ये कैसी सरकार है छत्तीसगढ़ की? आप देखिए, यहाँ पर शराब घोटाला होता है 2000 करोड़ का, गोठान घोटाला होता है सैकड़ों करोड़ रुपए का। बिहार में लालू प्रसाद यादव चारा खा गए थे गाय भैंस का, या भूपेश बघेल तो गोबर तक में भी माल खा गए। हमारे दंतेवाड़ा की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव के मूड की स्थिति में है। कांग्रेस के करप्शन से थक चुकी है। जबरदस्त उत्साह लोगों में, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और बस्तर जिले के तीनों विधानसभा हम लोग फिर से भारी बहुमत से जीतेंगे। उधर राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल नहीं कर पा रही है। अभी भी प्रत्याशी पद के दावेदारों को सूची का इंतजार है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान के दौसा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो बीजेपी ने कई सवाल उठाए। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान की सरकार पर करारा प्रहार किया। राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार रही है उसने आपके जीवन सफर को मजबूती दी है और उसको आसान करने की कोशिश की है। जिस तरह से राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ा है और आप इस कांग्रेस की बहुत बड़ी महिला नेता हैं, आप 5 साल तक कहां थी? गहलोत साहब जो बोल रहे हैं कि कुर्सी छोड़ नहीं रही, सही बोल रहे हैं, कुर्सी छोड़ नहीं रही, लेकिन उसी के लिए जनता छुड़वाने के लिए आ रही है। दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। तेलंगाना में विजय भेरी यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निजामाबाद में मुख्यमंत्री केसीआर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते 1 दशक के दौरान मुख्यमंत्री केसीआर और उनके परिवार ने राज्य का शोषण किया है। तो वहीं बीआरएस एमएलसी के कविता ने परिवारवाद पर गांधी परिवार को घेरा। उन्होंने कहा कि आपके परिवार का तेलंगाना को बर्बाद करने में पूरा योगदान है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी आज तेलंगाना के सिद्दीपेट में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने तेलंगाना की बीआरएस सरकार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों पर जमकर प्रहार किए। 1 लाख करोड़ की लूट के बाद भी मात्र 60% काम समाप्त होता है। केसीआर की पार्टी और सरकार कॉन्ट्रैक्टर का काम करती है। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है, ये एक साथ काम करते हैं। Rahul Gandhi's entire family has a relationship with Telangana. It was Nehruji who forcefully merged us with Andhra and killed our aspirations. देश के 5 राज्यों में 7, 17, 25 और 30 नवंबर को मतदान होना है। वहीं परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अपने बिहार दौरे के तीसरे और अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के तीसरे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत के प्रतिभाशाली युवा न केवल देश में बल्कि दुनिया में हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही ये तीसरी
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और इसमें युवाओं का एक बड़ा योगदान होगा। भारत के प्रतिभाशाली तथा परिश्रमी युवा विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं को तथा उन देशों में ज्ञान विज्ञान की प्रगति को अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी तथा सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है। शीघ्र ही विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी युवा पीढ़ी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और अब बात करेंगे गगनयान की। देखिए, भारत एक बार फिर से अपनी अंतरिक्ष के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसरो 21 अक्टूबर को यानी कि कल ही श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से परीक्षण यान TVD-1 को लॉन्च कर गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान का परीक्षण शुरू करेगा। लॉन्चिंग के दौरान क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस तक भेजा जाएगा और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग कराई जाएगी। भारतीय नौसेना इसकी रिकवरी करेगी। इस टेस्ट उड़ान की सफलता के आधार पर ही आगे मिशन गगनयान की योजना बनाई जाएगी। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने स्वर्णिम अंतरिक्ष इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की राह पर चलने को तैयार है। 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन के टेस्ट व्हीकल यानी परीक्षण वाहन ऑर्बिट मिशन 1 TVD-1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। परीक्षण के दौरान क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसके बाद इसे पृथ्वी पर वापस लाकर बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा और इस दौरान ये देखा जाएगा कि जब गगनयान में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा तो उनके सुरक्षा मानकों में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। So we will create an abort condition which is corresponding to speed of the rocket becoming speed of the sound. So at that time we will abort and then create decelerating the crew module back to sea. Then we'll go there and collect it and see how the whole of the system performs. इस परीक्षण यान TVD-1 के 3 हिस्से होंगे। सबसे पहला हिस्सा है अबॉर्ट मिशन के लिए बनाया गया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट। ये क्रू मॉड्यूल और CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम को ऊपर ले जाएगा। दूसरा हिस्सा है CM यानी क्रू मॉड्यूल, जो इस यान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को इसी के अंदर भेजा जाना है। इसके अंदर चालक दल के लिए पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया जाएगा। और तीसरा हिस्सा है CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम। इस सिस्टम का काम ये सुनिश्चित करना है कि लॉन्च पैड पर या चढ़ाई के दौरान किसी भी आपात स्थिति में क्रू मॉड्यूल को चालक दल के साथ सुरक्षित दूरी पर ले जाया जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस परीक्षण में कौन कौन से चरणों को शामिल किया गया है।
उड़ान भरने के बाद का पहला चरण है एसेंट फेज यानी चढ़ाई वाला चरण। इसमें टेस्ट व्हीकल यानी परीक्षण यान क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को ऊपर ले जाएगा। HEM फायरिंग के दौरान इससे क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम अलग हो जाएंगे। दूसरा चरण है CES फेज, जिसमें CM यानी क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए पैराशूट खोलकर लैंड करने का परीक्षण किया जाएगा। ये श्रीहरिकोटा के तट से करीब 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में उतरेगा। ये परीक्षण सुनिश्चित करेगा कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कुछ गड़बड़ी होने पर अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर वापसी कर सकें। इसके बाद CM यानी क्रू मॉड्यूल को चालक दल के साथ सुरक्षित दूरी पर पहुंचाने के बाद CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम अलग होकर आगे बढ़ेगा और कुछ दूरी तय करने के बाद CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में उतर जाएगा। परीक्षण यान D1 यानी TV D1 के बाद D2, D3, D4 परीक्षण किए जाएंगे। इसके बाद मिशन गगनयान के तहत मानवयुक्त विमान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगर ये मिशन कामयाब होता है तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आयशा खानम, DD न्यूज़, बेंगलुरु। तो पूरी दुनिया की नजरें इस परीक्षण पर होंगी कल, जिसका परीक्षण होना है। इसके साथ ही न्यूज नाइट के आज के संग में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं, कुछ नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के 6 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है जो लोगों को स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। भारत सरकार ने लैपटॉप और IT हार्डवेयर उत्पादों के आयात के लिए 19 अक्टूबर से प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। सरकार का कहना है कि लैपटॉप कंप्यूटर के आयात पर सरकार की तरफ से रोक नहीं है, लेकिन आयात पर नजर रखने के लिए बनाए नए नियम अनुसार आयात परमिट ऑनलाइन एंड टू एंड प्रारूप में जारी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने सिंगापुर के व्यापार मंत्री के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की। एक्स पर एक फोटो शेयर करते हुए विदेश मंत्री ने व्यापार एवं उद्योग मंत्री गान किम योंग से मुलाकात की सराहना करते हुए कहा कि उनकी चर्चाएं दीर्घकालिक प्रभाव वाले सहयोग के नए क्षेत्रों पर केंद्रित रहीं। आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। आरोप तय होने से पहले की जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सिसोदिया कोर्ट गए ताकि कोर्ट ये सुनिश्चित कर सके कि चार्जशीट या उससे जुड़े दस्तावेज आरोपी के वकील को मिल जाएं ताकि वो केस के सवाल जवाब के लिए खुद को तैयार कर सके। जम्मू कश्मीर में भीषण सड़क हादसे में जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक खाई में गिर गई। हादसा जम्मू के झज्जर कोटली इलाके का है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर से राजस्थान जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पुल के डिवाइडर से टकराकर खाई में जा गिरा। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे जालिम लोशन, दाद, खाज, खुजली से तुरंत आराम।